नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दादरवाड़ नरेंद्र एकेडमी बुढ़ाकोट जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अपन चर्चा कर रहे थे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि सार्क क्या है। सार्क एक दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों का एक समूह है जो आपस में सांस्कृतिक आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए कार्य करता है। लेकिन यहां हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सार्क की कुछ विफलताएं हैं और विफलताओं का मूल कारण है आपसी प्रतिद्वंदिता है। यहां हम उनके विभिन्न विभागों की चर्चा कर रहे हैं। विभागों की चर्चा में सबसे पहले हमने पढ़ा था शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हिस्सा लेता है। दूसरी ओर हमने पढ़ा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये वर्ष में 2 बार होता है। इसमें विदेश मंत्री सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसी रूप में तीसरी ओर हमने पढ़ी स्थायी समिति। स्थायी समिति वो है जिसमें विदेश सचिव भाग लेते हैं। ये वर्ष में 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। आगे की हम चर्चा करेंगे। इससे आगे देखेंगे तकनीक समिति। तकनीकी समिति, ध्यान दीजिएगा, तकनीकी समिति भी प्रमुख अंग के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 6 में उल्लेख है, अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। यह संघ की मॉनिटरिंग करता है। यह संघ की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है। उसको संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है। एक इससे आगे है कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति है। कार्यकारी समिति का उल्लेख इसके अनुच्छेद 7 में किया गया है। इस समिति की चयन प्रमुख रूप से तकनीकी समिति करती है। तकनीकी समिति करती है। ये तकनीकी समिति के सहयोग के रूप में प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसके बाद में अंतिम या कार्य समिति के रूप में देखें, एक होता है इसका सचिवालय। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि यूएनओ ने 6 अंग है। सचिवालय महत्वपूर्ण अंग यूं है कि यह हमेशा कार्य में बना रहता है। इसका मूल कार्य होता है कि जो दक्षेश के जो लेखा जोखा संबंधी कार्य है, कार्यालय संबंधी कार्य है, उनका डिटेल्स रखता है। इस रूप में पढ़े सचिवालय, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 8 में किया गया है। क्या रखिएगा, सचिवालय क्या काम करता है? यह संघ के लेखा जोखा संबंधी कार्य करने का कार्य करता है प्रमुख रूप से। ध्यान दीजिएगा, संघ का एक महासचिव होता है। संघ का एक महासचिव होता है। बार बार पूछ जाता है इसका प्रथम महासचिव कौन था? प्रथम अब्दुल हसन अब्दुल था। प्रथम सचिव था अब्दुल हसन अब्दुल प्रथम महासचिव था। वर्तमान में अमजद हुसैन,
अमजद हुसैन वर्तमान में इसके महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार हम यूएनओ में चलते हैं। यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, इसी रूप में इसका महासचिव अमजद हुसैन है। इस महासचिव के अध्यक्ष पद में सचिवालय कार्य करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में किया गया है, जो संघ के विभिन्न प्रकार के जो समितियों की बैठक होती है और उन बैठकों का लेखा जोखा रखता है। आगे आने वाले संगठनों या सम्मेलनों में कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा होगी, इस संबंध में सारी प्रक्रियाओं को तैयार करने का कार्य इसके द्वारा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस रूप में आगे हम पढ़ेंगे, देखिएगा, ये प्रमुख रूप से इसके संरचनात्मक ढांचा है, बना हुआ है, विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करते हैं। आगे हम ये देखें, इसका वित्तीय प्रावधान क्या है, चलता कैसे। इसका वित्तीय प्रावधान, वित्तीय प्रावधान दोस्तों देखो, कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसके संचालन के लिए धन की अति आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अनुदान देता कौन है, वित्तीय प्रावधान ये कौन देता है, सभी सदस्य राष्ट्र देते हैं। ध्यान रखिएगा, सदस्य राष्ट्र की संख्या 8 है और 8 में से 7 राष्ट्र हैं, उनका अनुदानित राशि है, उसका एक निर्धारण किया गया है, लेकिन इनका निर्धारण जो 8वां सदस्य है उसका निर्धारण नहीं किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करें कि सबसे अधिक अनुदान देता कौन है। देखो, सबसे अधिक अनुदान भारत द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत इसका 32% राशि दक्षिण को प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसको 25% राशि प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर इसके 3 राष्ट्र हैं। 3 राष्ट्र कौन से, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं नेपाल। ये तीनों राष्ट्र 11% अनुदान प्रदान करते हैं। 2 राष्ट्र हैं, भूटान एवं मालदीव है। ये इसका 5% हिस्सा प्रदान करते हैं। अब रहा अफगानिस्तान का अभी क्या नहीं है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया है कितना अनुदान प्रदान करता है। यहां पर बहुत बार पूछ जाता है, जैसे एक बार हम यूएनओ में चले, यूएनओ को सबसे अधिक अनुदान प्रदान कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण नामक संगठन है, उसको सबसे अधिक अनुदान भारत के द्वारा कितना प्रतिशत है, 32%। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान कर रहा है 25% और 3 राष्ट्रों का सम्मान है 11% और भूटान और नेपाल है वो 5% अनुदान प्रदान करते हैं। अफगानिस्तान के लिए ये राशि निर्धारित नहीं की गई है। ये इसके वित्तीय प्रावधान है। ये वित्तीय प्रावधान विभिन्न राष्ट्रों द्वारा इनकी वित्तीय राशि बढ़ती है। ये वित्तीय प्रावधान निर्धारण कौन करता है, हमने ये तो देख लिया कि ये इतना प्रतिशत देगा, ये इतना प्रतिशत देगा। इन चीजों को निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, तकनीकी समिति क्या करती है, तकनीकी समिति ये राशि निर्धारित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो वित्तीय प्रावधान है
उसमें कौन सा राष्ट्र कितनी प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान करेगा, ये तय कौन करता है? ये तय करने का कार्य तकनीकी समिति करती है। तो तकनीकी समिति की सिफारिश पर ही इन्हें विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र हैं वो अपना अनुदान करते हैं तक्षेश के अंतर्गत। अब बात आती है कि सार्क अवार्ड, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। अब ये देखेंगे कि उन्होंने और क्या कार्य हैं और प्रश्न कहां से उठता है। इन कार्यों को में हमने सबने पढ़ा है कि सार्क का गठन कब हुआ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का संस्थापक जो प्रथम बैठक हुई थी उसका आयोजन कब किया गया था, ये सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीज और हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक से लेकर के। देखिएगा, वित्तीय प्रावधानों के बाद में हम देख रहे हैं एक सार्क का पुरस्कार है, जैसे सार्क का पुरस्कार, सार्क अवार्ड है। सार्क अवार्ड प्रारंभ कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्क अवार्ड प्रारंभ कब हुआ? 2004। सार्क अवार्ड प्रारंभ हुआ 2004 में। 2004 में कौन सा शिखर सम्मेलन? यहां देखिएगा, जो 12वां शिखर सम्मेलन है, 12वां शिखर सम्मेलन है। सम्मेलन ये था प्रश्न में, 12वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका प्रारंभ किया गया था। तो सार्क अवार्ड के रूप में हमने पढ़ा, ये अवार्ड 2004 में प्रारंभ किया गया, ये 12वां शिखर सम्मेलन में था और ये इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया था। पहला अवार्ड किसको प्रदान किया गया, ये हम देखें कि जियाउल रहमान, प्रथम अवार्ड प्रदान किया गया। ये मरणोपरांत दिया गया, ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत। जियाउल रहमान क्या है? बांग्लादेश के संस्थापक है। बांग्लादेश का गठन किया गया था 1971 में जियाउल रहमान के द्वारा, और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है जियाउल रहमान को, और मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये सार्क अवार्ड का पहला पुरस्कार है जो हाल ही में प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, सार्क के सहयोगी, ये सार्क के अवार्ड की हमने चर्चा की, यानी कि जियाउल रहमान है, ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है और इसका पुरस्कार प्राप्त किया गया था 2004 में। 12वां शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में आयोजन किया गया था, ये मरणोपरांत दिया गया पुरस्कार है। अब पुरस्कारों के बाद में हम देखते हैं सार्क सहयोग क्षेत्र का निर्वाचन क्या है। देखिएगा, सार्क के सहयोग क्षेत्र का निर्वाचन के रूप में हम देखें कि सार्क के सहयोगी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सदस्यों, विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन के संबंध में निर्वाचन प्रदान किया जाता है। अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो दक्षेश असफल रहा। इस असफलता का मूल कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि दक्षेश सफल नहीं हुआ। इसी में हमने पढ़ा था आसियान नामक एक संगठन, आसियान ने अपना उत्तरोत्तर विकास किया है, सांस्कृतिक समन्वय स्थापित किया है, मुक्त व्यापार कार्यक्रम अपनाए गए हैं। लेकिन जितना आसियान ने अपना आपस में विकास किया है सहयोग के रूप में, उस रूप में दक्षेश नहीं कर पाया। दक्षेश क्यों नहीं कर पाया? यहाँ मूल कारण है इसकी, दक्षेश की असफलता है। इसका मूल कारण क्या है? पहला, भिन्न शासन व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है और संसदीय शासन व्यवस्था भी है।
यहाँ पर कम्युनिटी साम्यवादी का समन्वय भी है और यहाँ पर पूंजीवादी का समन्वय भी है। ऐसे में प्रतिद्वंदी शासन व्यवस्थाओं के चलते इन राष्ट्रों में आपस में समन्वय प्रदान करना संभव नहीं हो पाया। तीसरी बात, इसी क्षेत्र में जो विभिन्न राष्ट्र हैं, यहाँ एक समस्या है आतंकवाद। इस आतंकवाद की वजह से इस संगठन के राष्ट्र सामूहिक रूप से विकास नहीं कर पा रहे। कैसे देखिए, 2016 में उड़ी सेक्टर पर आतंकवादी हमला हुआ। 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ, यह आतंकवादी हमला था। 2016 में इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन होना था 19वां, लेकिन पुलवामा से उड़ी सेक्टर पर हमले की वजह से वो सम्मेलन नहीं हो पाया। तो हम यहाँ यूं पढ़ेंगे कि डचेस की ऐसा प्रकार का एक कारण है आतंकवाद। इनके सदस्य राष्ट्र एक तो आतंकवाद को बना लेता है और दूसरा आतंकवाद का शिकार होता है, इसलिए ज्यादा समन्वय के रूप में कार्य नहीं कर पा रहा है। तो एक आतंकवाद। तीसरी ओर है भारत द्वारा बड़े वाही का फर्ज निभाना। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र होने के नाते, इस संगठन में सबसे अधिक अनुदान देने के नाते ये राष्ट्र अपने आप को इन राष्ट्रों से बड़ा होने का फर्ज निभा रहा है। लेकिन अन्य जो छोटे राष्ट्र हैं वो बात खटक रही है कि ये बड़े के रूप में या महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रहा है, बराबर की भूमिका होनी चाहिए। तो एक बात ये भी है, इस वजह से भी सफल नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर क्या है, चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है कि एक दूसरे के प्रति एक राष्ट्र चाहता है अपना विकास, भारत का विनाश। जैसे भारत पाक संबंधों के संबंध में हमने चर्चा की, उसमें यह देखा गया पाकिस्तान नहीं चाहता भारत अपना डेवलप करे। इस वजह से ये आपसे एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदिता है, नफरत की जो भावना है, इस नफरत की भावना के कारण भी इन राष्ट्रों में समन्वय की भावना कायम नहीं हो पा रही है। अब अगली बात है कि सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से ये राष्ट्र एक दूसरे को समन्वय कर रहे हैं। देखिएगा, सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति का अर्थ होता है क्षेत्र की जो सभ्यता और संस्कृति है वो समान है, क्योंकि एक क्षेत्र का जो विभिन्न प्रकार के लोगों का रहने का व्यवहार है, यहाँ का क्लाइमेट है, वो समान होने के नाते सांस्कृतिक एक रूपकता पाई जाती है। लेकिन इस सांस्कृतिक एक रूपकता में भी विभिन्न प्रकार की कार्य की जाए। तो इसके लिए क्या कहता है कि दक्षेश, ध्यान रखना भाई, इसको क्या कहते हैं? शारक भी कहते हैं। शारक राष्ट्र कहा जाता है। दक्षेश इसकी एक सांस्कृतिक राजधानी, ध्यान रखिएगा, मुख्यालय राजधानी को ही बोलते हैं। जैसे भारत का मुख्यालय नई दिल्ली है, इसी प्रकार यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसी प्रकार से दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2016 और 17 में एक नई सांस्कृतिक राजधानी का गठन किया गया, ढाका में। ढाका कहाँ है?
देश से। इन दिनों भारत बांग्लादेश के बीच में भी प्रतिद्वंदिता चली हुई है भाई। शेख हसीना वहां की जो प्रधानमंत्री है, अब भारत के बीच में भी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इससे पहले हम देख रहे थे भारत चीन और भारत नेपाल के बीच में भी क्या संबंध अपने कड़ू है, कुछ कठोर चल रहे हैं। इसी रूप में बांग्लादेश के साथ भी इन दिनों कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। आगे ध्यान दीजिएगा कि सांस्कृतिक विरासतवश सांस्कृतिक विरासतवश 2017 याद रखिएगा, बहुत बार हो जाता है कि दक्षेश का सांस्कृतिक वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2017 को देश में दक्षेश का सांस्कृतिक वर्ष के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। इसी रूप में हम आगे पढ़ें कि सांस्कृतिक के रूप में पढ़ लिया कि सांस्कृतिक राजधानी ढाका ने स्थापित की गई। सांस्कृतिक विरासत वर्ष 2017 को किया गया। अब क्या है? दक्षेश विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, हाल ही में दक्षेश में अपना एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, जिसमें विभिन्न दक्षेश के सदस्य राष्ट्रों की संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए एक दक्षेश विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में। बहुत बार प्रश्न हो जाता है कि कहाँ है? अकबर भवन, ध्यान रखिएगा, अकबर भवन। अकबर भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। दक्षेश विश्वविद्यालय का जो पहला सत्र है, पहला सत्र स्थापित किया गया था 2010 और 11 में। 2010 और 11 में दक्षेश विश्वविद्यालय का पहला सत्र प्रारंभ किया गया। कहा? नई दिल्ली में, जो अकबर भवन है उसमें प्रारंभ किया गया है। तो दक्षेश का जो विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका पहला सत्र 2010 और 2011 में प्रारंभ किया गया है। अब हमने देखा कि दक्षेश का सांस्कृतिक राजधानी, दक्षेश का विश्वविद्यालय। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, देखिएगा दक्षेश के रूप में अन्य छोटी चीजों के रूप में हम चर्चा करें कि दक्षेश में और क्या चीज है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उनमें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए तो साप्टा और एक है साप्टा, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म अंतर है। एक साप्टा गठन किया गया है और एक साप्टा का गठन किया गया है। एक साप्टा दक्षिणी एशियाई वरीयता समझौता है, यह दक्षिणी एशियाई व्यापार समझौता है। दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी एशियाई वरीयता। वरीयता का मतलब होता है जैसे हम विदेश व्यापार करते हैं या विदेश निवेश करते हैं तो हम पहले प्राथमिकता देंगे दक्षेश के सदस्यों को। जैसे भारत किसी वस्तु का निर्यात करता है अन्य राष्ट्रों में, लेकिन पहल करेगा कि पहले तो जो पड़ोसी राष्ट्र है उसमें निर्यात करेगा, उनको आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात ही अन्य राष्ट्रों को निर्यात करेगा। या हम यूं देखें कि भारत किसी वस्तु का आयात कर रहा है तो आयात सबसे पहले दक्षेश के राष्ट्रों से करेगा। दक्षेश के राष्ट्रों में वस्तु और सेवा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्य राष्ट्रों से वो क्या कर सकता है? आयात कर सकता है।
तो इस समझौते का, इस वरीयता समझौते का अर्थ ये हुआ कि सार्टा, जो सार्टा है, जिस सार्टा का गठन किया गया था 1993 में, ध्यान रखिएगा, इसका गठन 1993 में किया गया, ढाका में। ध्यान रखिएगा, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और इसको लागू किया गया था 1995। देखा, हमने देखा सार्टा बहुत सूक्ष्म अर्थ है, समझिएगा कि ढाका में जो सम्मेलन हुआ था दक्षेश का, इस दक्षेश सम्मेलन में सार्टा नामक एक संगठन बनाया गया। इस सार्टा का उद्देश्य है दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, मतलब व्यापार में प्राथमिकता हम इस दक्षेश के राष्ट्रों को देते हैं, उसके बाद का व्यापार अन्य राष्ट्रों को देते हैं। बहुत अच्छी बात है, यदि व्यापार में वरीयता इन्हीं राष्ट्रों को देना है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में मिलेगा राष्ट्र। अब देखिएगा, अब एक है सार्टा, यह सार्टा है। अब सार्टा के रूप में क्या किया गया है, 2004 में गठन किया गया। सार्टा का गठन 2004 में किया गया। ये किया गया था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसका गठन किया गया था। इस्लामाबाद में ये इसका 12वां सम्मेलन था, 12वां सम्मेलन था। इस 12वें सम्मेलन में इसका क्या किया गया, गठन किया गया था। इस 12वें सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। अब देखिएगा, 1 जनवरी इसको लागू कब किया गया, लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया 1 जनवरी 2006 को इसको लागू किया गया। 1 जनवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। 1 जनवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। अब यहाँ इससे आगे देखिएगा कि सदस्य राष्ट्रों के बीच में आपसी व्यापार, इसका उद्देश्य क्या, बहुत अच्छा विषय है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमने देखा ये भी व्यापार से संबंधित है और ये भी व्यापार से संबंधित है। इसमें तो ये कहा गया कि हम यदि विदेश व्यापार करेंगे तो प्राथमिकता दक्षेश के राष्ट्रों को देंगे, प्रमुख बात होगी। अब यहाँ क्या कहा गया, इसका उद्देश्य है कि जो दक्षेश के राष्ट्र हैं, इन दक्षेश के राष्ट्रों को प्राथमिकता देनी है और प्राथमिकता के साथ में पर शुल्क में धीरे धीरे कमी करनी है। जैसे देखिएगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को वस्तु का निर्यात करता है और उसकी 15% सीमा कर लेता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करना क्या है, इसे सार्टा का अर्थ ये हुआ कि ये राष्ट्र क्या करेंगे कि अपना जो आपस में व्यापार करते हैं वो धीरे धीरे उसका पर शुल्क है, सीमा शुल्क है, उसमें कमी करेंगे। 2016 तक लक्ष्य रखा है, 2016 तक 5% से भी कम क्या करना है, 5% से भी कम पर शुल्क करना है। उद्देश्य क्या है, दक्षेश राष्ट्रों के पर शुल्क में कमी करना, बहुत अच्छी बात है। हम यदि अन्य राष्ट्रों को क्यों निर्यात करते तो 15% व्यापार शुल्क करते हैं, और यदि इस व्यापार शुल्क को इन राष्ट्रों के साथ कम कर देंगे तो सभी राष्ट्रों का हित होगा। एक राष्ट्र दूसरे से वस्तु ही क्रय करेगा क्योंकि उसमें सीमा शुल्क कम है। तो आपस में एक दूसरे के सहयोग करने के लिए दक्षेश राष्ट्रों को पर शुल्क में क्या करनी है, कमी करनी है। ये साप्ता है और ये साप्टा है, ये दक्षिण एशिया व्यापार समझौता है। ये पर शुल्क में क्या करनी है, कमी करनी है। और लक्ष्य रखा गया है कि 2016 तक लक्ष्य रखा गया है कि इसका लक्ष्य है 2016 तक शुल्क में 5%
5% से भी कम करना, 5% से भी कम अपना क्या लगे, शुल्क लगे। ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रयास करेंगे हम। इसके साथ में ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत ने दक्षेस के संबंधों को और बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 2014 को एक बस सेवा प्रारंभ की गई है, भारत नेपाल की बस सेवा, जिसको कहा गया है भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा, बस सेवा प्रारंभ की गई नवंबर 2004 में की गई है। ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज पढ़ी है, नवंबर 2014 में प्रारंभ की गई है, नवंबर 2014 में प्रारंभ की गई है। और यहां पर एक चीज पढ़ेंगे, इतना याद रखना है कि ये बस सेवा राम जन्मभूमि से और राम के ससुराल तक, मतलब राम का ससुराल नेपाल में है और राम का जन्मभूमि है भारत में। इनके बीच में 1600 किलोमीटर की बस सेवा प्रारंभ की गई है और बस से यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था नरेंद्र मोदी द्वारा ये प्रारंभ की गई थी बस सेवा। ये इंगित करती है दक्षेस राष्ट्रों को आपस में जोड़ना, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापार संबंधी सहयोग को बढ़ावा मिले। ये दक्षेस के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में अगले टॉपिक पर चलेंगे, कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।